Good evening. Good evening to all of you. आ गए सभी. Good evening बेटा. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening बेटा. Check it. आ रहा है अभी 38, 39. चलिए आएंगे धीरे धीरे. We are discussing about the revision part of 11th class. बहुत धीरे धीरे हो रहा है. ठीक है, इस वीक से अब हमको 3 लेक्चर्स मिलते जाएंगे ऑर्गेनिक के लिए. ठीक है, so इस वीक वी गॉट 3 लेक्चर्स. सो नाउ अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स हो गए शायद, एंड नाउ ये 3. तो हमारा जो कोशिश है कि इस वीक हमारा जीओसी पूरा फिनिश अप हो जाए. आइसोमेरिज्म फटाफट हम फिनिश अप करना चाहेंगे 11th पार्ट, और हम आना चाहते हैं 12th पर. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आना चाहते हैं. ठीक है, हमारा जीओसी कहाँ तक हो चुका है अब थोड़ा सा आपको आइडिया बताना पड़ेगा. आई मिस दैट कि हमारा लास्ट लेक्चर में जीओसी कहाँ फिनिश हुआ है, मतलब क्या क्या हो गया है. मुझे लगता है होमोलिटिक, हिट्रोलिटिक फिशन, हेल्पर बता दिया होगा सबको. हेल्पर क्या होता है शायद, मुझे जहां तक लगता है बताया होगा. इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई कैसे चेक करना वो सिखाया होगा आपको, कि प्लस आई कैसे देखना, माइनस आई कैसे देखना. क्या रेजोनेंस बता दिया, क्या कॉन्जुगेशन में प्लस एम माइनस एम ऐसा कुछ बताया है. फटाफट यस और नो. यस बता दिया है. रेजोनेंस बता दिया, प्लस एम बता दिया, माइनस एम बता दिया. ओके ओके ओके. एप्लीकेशंस ऑफ, और कहाँ था, एचओएच से करना. हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है. अच्छा अच्छा, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. चलो चलो, बढ़िया बढ़िया. तो मैंने एसआईआर और एसआईपी भी सिखा दिया है क्या. एसआईआर, एसआईपी, एसिडिटी, बेसिसिटी डिस्कशन हो गया. डीएनपी रूल सिखा दिया. डीएनपी रूल भी सिखा दिया है. एसिडिटी भी, एसआईआर, एसआईपी. अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें. क्या हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं एक बार फिर अल्फा एच गिनना सिखाया. अल्फा एच गिनना सिखाया था कि डायग्राम देखकर हाउ मेनी अल्फा एच. ओके, अल्फा एच निकालना सिखाया है. यस, अल्फा एच निकालना सिखा दिया. तो अगर अल्फा एच सिखाया है तो मैं अल्कीन, सी प्लस और सी डॉट की स्टेबिलिटी बता दी होगी, कि सी प्लस, सी डॉट और सी अल्कीनों का स्टेबिलिटी अल्फा एच के थ्रू डिसाइड किया जा सकता है. ओके, तो चलिए बढ़िया बहुत बढ़िया. तो मैं अब शुरुआत करता हूँ एचओएच और एचओसी, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, और फिर उसको एरोमेटिसिटी पर जाके आगे बढ़ते हैं. बढ़िया. ओके, जस्ट सी हियर, ध्यान से. सबसे पहले देखते हैं हम एचओएच का मतलब क्या होता है. हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसको कहा जाता है. थोड़ा डायरेक्ट पढ़ा जाए तो अगर हम लेते हैं अल्कीन या अल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, अल्कीन या अल्काइन लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल, और इसमें हाइड्रोजन गैस जोड़ते हैं निकल के साथ, तो ये अल्केन बनते हैं. हमें इतनी रिएक्शन की चर्चा नहीं करना है, रिएक्शन की चर्चा नहीं करना है. रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे इस साल. तो डबल ट्रिपल बॉन्ड में जब हाइड्रोजन गैस जोड़ के अल्केन बनता है तो साथ में निकलती है हीट, और इस हीट को बोलते हैं एचओएच. तो अल्कीन और अल्काइनों में जब हाइड्रोजन गैस जुड़ती है अल्केन बनने के लिए, तो जो हीट निकलती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाती है, एचओएच कहलाती है. हमें अभी जीओसी के हिसाब से क्या पढ़ना है वो सीखना है बेटा. तो जीओसी में पढ़ना है कि एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर. 2 फैक्टरों पर एचओएच डिपेंड करता है. नंबर 1, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. मतलब पाई बॉन्ड जितने ज्यादा उतना एचओएच ज्यादा. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला रूल हो गया, कि जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा उसका एचओएच ज्यादा. ये हम शुरुआती दौर पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा इसको मॉडिफाई और आगे बढ़ाना सब कर सकते हैं, बहुत चीजों को एनलार्ज किया जा सकता है. पर फिलहाल स्टार्ट बिल्कुल कि जितने पाई बॉन्ड अधिक एचओएच अधिक. और यदि हम बोलते हैं कि यदि पाई बॉन्ड सेम हो, मतलब आपके पास जो डायग्राम दिए हुए पाई बॉन्ड सेम हो, सब में पाई बॉन्ड एक 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 दो दो ऐसा दिया हो, तो फिर एचओएच कैसे निकालना. तो एचओएच डिपेंड्स ऑन इनवर्स टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का उल्टा.
मैं तुझे करके बताता हूँ एग्जाम्पल से, तो एकदम समझ में आ जाएगा, इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि हमको जीओसी पर प्रश्न एचओएच पर आया तो वो कैसा दिखाई देता है, वो देख लो आप। तो जैसे प्रश्न आया बेटा कि आई हैव दिस वन और आई हैव दिस वन और दिस वन एंड दिस वन, ए बी सी और डी। हमें पूछा है कि 4 ABCD ऑप्शन है, आपको एचओएच ऑर्डर बताना है। तो हमने क्या सिखाया सबसे पहले, पाई बॉन्ड ज्यादा एचओएच ज्यादा। क्या 2 पाई बॉन्ड है? हाँ। 2 पाई बॉन्ड, हाँ। 1 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब हमें एक बात तो दिमाग में आ चुकी होगी कि सर एचओएच ऑर्डर में ए और बी का एचओएच ज्यादा है सी और डी से। एवरीबडी एग्रीड अप टिल हियर? आगे बढ़ू के इसके? एवरीबडी एग्रीड अप टिल हियर? यस, सबको ये समझ में आ गया कि हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है कि ए और बी का एचओएच ज्यादा है, सी और डी का कम होगा। बढ़िया। सर अब ए और बी में कैसे करें? अरे तो ए और बी में हम इनवर्स टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का उल्टा देखना है। तो सर ध्यान दीजिए, ए और बी में देखो तो जरा। सर ए में कॉन्जुगेशन, सर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, सर रेजोनेंस स्टेबिलिटी। सर क्या ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है? हाँ। और सर स्टेबिलिटी का उल्टा, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका एचओएच कम। तो एचओएच की बात हो रही है सर। तो ए और बी में ए का एचओएच कम है, बी का ज्यादा है। क्या बी का ज्यादा है, ए का कम है? हो गया सर? यस, बिल्कुल सही बोला। सर सी और डी में रेजोनेंस नहीं? हाँ, देखो सिखाया था एक दिन, है ना, कई बार बोल चुका हूँ कि 4 प्रॉपर्टीज होती है, 4 इफेक्ट होते हैं। ताकतवर सबसे पहले हमेशा चेक करना चाहिए, एरोमैटिसिटी अभी नहीं हुआ है, नहीं तो रेजोनेंस, नहीं तो अल्फा एच, नहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट। क्या ये रेजोनेंस से डिफरेंस हो गया तो अल्फा एच गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, नहीं, अल्फा एच बताया था। क्या सबको समझ रहा है? यहाँ पे 2 अल्फा एच है सर, और यहाँ 3 और 2 5 अल्फा एच है सर। एवरीवन एग्रीड? यहाँ 2 अल्फा एच है, यहाँ 5 अल्फा एच है। जिसमें अल्फा एच अधिक उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एचओएच कम। तो क्या सी का एचओएच ज्यादा है और डी का एचओएच कम है? सी का एचओएच ज्यादा है और डी का कम। चेक एवरीबडी, क्या ये एचओएच ऑर्डर निकालना समझ में आया? क्या फास्ट एवरीवन, फास्ट गॉट द पॉइंट? यस, वेरी गुड। सभी को, जो न्यू कमर है, जो न्यू कमर आए हैं उनको समझ में आया है ना? खास मुझे व्हाट आई वांट कि उनको समझना पहले जरूरी है, और जो पहले भी पढ़ चुके ठीक है, अच्छी बात है, हम वापस रिपीट कर ही रहे, बट ओके, नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं अब हम। एक अच्छे कुछ सवाल जो हमने 11th क्लास में कॉपी में लिखे हैं, बहुत अच्छे सवाल है वो, उनको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, गो थ्रू कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल मॉड्यूल में भी है, वो सवाल कॉपी में भी लिखा था हमने। वो सवाल था कि ब्यूट 1 इन का एचओएच 30 किलो कैलोरी, 30 किलो कैलोरी पर मोल का है, ऐसा दे के रखा है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन का एचओएच कितना होगा, ऐसा प्रश्न था। ऑप्शन हमको दिए थे 30, 25, 57 किलो कैलोरी और 60 किलो कैलोरी, ऐसे 4 ऑप्शन हमको। वेरी गुड प्रियांशु। ओके नाइस। 57 किलो कैलोरी पर मोल इसका आंसर था। हमने कॉपी में किया हुआ है ये सवाल, मॉड्यूल में भी है, अच्छा सवाल था, देख लेते हैं। एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के लिए 30 अगर एनर्जी दी है, 30 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दी है एक के लिए, तो सर ये हम 2 हैं, तो एक के लिए 30 है तो 2 के लिए 60। ये तो हमारा दिमाग चल गया कि सर एक के लिए 30, 2 के लिए 60। पर सर क्या ये दोनों कॉन्जुगेटेड है? हाँ। क्या सर आप जानते हैं कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और सर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एचओएच घटता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो सोच रहे हो 60, 30 है तो 60, तो 60 नहीं सर, 60 से घटेगा, कम होगा। अब सर 60 से कम होगा तो कितना होगा? नहीं, हमें नहीं, अभी हम नहीं बता सकते, बस इतना मालूम है कि 60 से तो कम आना चाहिए। 30 नहीं सर, 30 नहीं, 30 से तो ज्यादा आएगा, क्योंकि एक के लिए 30 है, 2 के लिए 60 है, ऐसा सोचा तो 30 से तो ज्यादा ही है। तो 30 भी गया, 25 भी गया और 60 भी गया। सो द ओनली ऑप्शन इज 57 किलो कैलोरी पर मोल इज द आंसर।
अब फिर वही दिमाग चलाते हम बच्चे कि सर 50, एक आंसर होता 57 और एक होता 55, तो फिर क्या करते आप? तो पहली बात, अगर मुझे सवाल इस तरह से दिया है जैसा पूछा है, अगर उस तरह से सवाल दिया है और 55 और 57 दिया है तो सवाल बोनस हो जाएगा, है ना? इसलिए जो टीचर बोल रहा है उसको फोकस करो, अपना दिमाग नहीं लगाना बेटा। सर ऐसा 55 नहीं, बोनस सब आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो फिर कभी हम बता नहीं सकते क्या वैल्यू? बता सकते हैं, पर उसके लिए मुझे डाटा कुछ और भी लगेगा, तो ही मैं बता सकता हूँ कितनी एनर्जी एचओएच, कितना वैल्यू एचओएच, वरना नहीं। अगर बोले इसका 30 है तो बता इसका क्या है, तो आई डोंट नो। मैं सिर्फ वेरी नाइस प्रियांशु रेजोनेंस एनर्जी से निकाल मैं करके बताऊंगा, रुक जाओ। तो वो एग्जांपल भी है हमारी कॉपी में, देख इसके अगला ही एग्जांपल वो है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा एग्जांपल है वो। पर ठीक है, आई थिंक एक के लिए 30 है तो दो के लिए 60 होना चाहिए था। हाँ सर 60 होना चाहिए था, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ गई जो एचओएच को 60 नहीं थोड़ा कम करती है, तो चार ऑप्शन में से 57 इज माय आंसर। ओके ठीक है, हटा दो इस सवाल को। एक और सवाल हमने कॉपी में इसके बाद लिखा है, वो भी बहुत अच्छा लगता है सवाल। ये ऐसा सवाल था वो, ये कुछ हम मान लेते कि इसमें एचओएच 30 है, इसका एचओएच 60 है और इसका एचओएच 90 होना चाहिए। ऐसा सोच रहे हैं कि सर इसके लिए अगर 30 है तो एक के लिए 30 तो दो के लिए 60। हाँ सर 60 के करीब ही है। क्यों 60 से कम नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं है सर, और रेजोनेंस नहीं तो स्टेबिलिटी हाई नहीं है, तो ठीक है अल्फा से स्टेबिलिटी डिसाइड हो सकती है, बट स्टिल लगभग 60 के करीब ही है ये। तो एक के लिए 30 है, दो के लिए लगभग 60 आ रहा है, और तीन के लिए कितना आना चाहिए था? तीन के लिए सर 30 30 30 90 थ्योरेटिकली, कॉपी पेन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इसका 90 आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, तो इसका थ्योरेटिकल एचओएच जिसको हम बोलते हैं ना, थ्योरेटिकल एचओएच 90 होना चाहिए। अब हमने क्या किया, इसका प्रैक्टिकल एचओएच निकालने की कोशिश की, तो जो प्रैक्टिकल एचओएच आया बेटा, प्रैक्टिकल जो एचओएच आया था वो आया है लगभग 54, इससे भी कम आया है, इससे भी कम आया है। क्यों सर 90 से एकदम 54 क्यों? एचओएच घट रहा होगा? हाँ घट रहा है, बहुत घट रहा है। क्यों घट रहा है सर? अरे स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिक, आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो चुका है और एरोमेटिक स्टेबिलिटी इतनी हाई हो गई कि एचओएच ट्रिमेंडस डिक्रीज हो गया, इससे भी कम, इससे भी। दो बॉन्ड है सर, यह 3 पाई बॉन्ड है। आपने बोला था ना पाई बॉन्ड ज्यादा तो एचओएच ज्यादा होती है, तो इसकी तो इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए थी ना, नहीं इससे भी कम हो गई है। और ये जो अंतर आता है, ये जो डिफरेंस आता है इनके बीच का, लगभग 36 किलो कैलोरी प्रति मोल का है, दैट इज रेजोनेटिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग एनर्जी। तो थ्योरेटिकल एचओएच और प्रैक्टिकल एचओएच का डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी। तो आपको एक दो और तीन, तीन आपके पास फॉर्मूले, रेजोनेटिंग एनर्जी, अच्छा रेजोनेटिंग एनर्जी ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। रेजोनेटिंग एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। रेजोनेटिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? थ्योरेटिकल एचओएच माइनस प्रैक्टिकल एचओएच। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई दो वैल्यू मालूम हो तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि अभी आपने बताया था ना कि सर 57 कैसे आया, एक के लिए 30 दो के लिए 60 होना चाहिए, तो 57 कैसे निकाला? तो बेटा थ्योरी के हिसाब से 60 होना चाहिए था, थ्योरी के हिसाब से 60 होना चाहिए था, आया कितना? 57। सर आपको कैसे मालूम? नहीं हमको नहीं मालूम, चार ऑप्शन देख के बताया 57। सर 55 होता तो मैंने कहा ना बोनस हो जाएगा, क्योंकि उसका अगर तेरे को ये निकालना है प्रैक्टिकल एचओएच और ये थ्योरेटिकल मालूम है, तो तेरे को रेजोनेटिंग एनर्जी पता होनी चाहिए। तो अगर ये रेजोनेटिंग तो ये 3 है, वो जो ब्यूटाडाइन है ना उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी 3 है बेटा। तो क्या अब आ जाएगा क्या ये सवाल? 60 में से 3 गए 57, यस अब आता है वैल्यू 57। क्या यहां तक किसी को कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है सब? सब क्लियर है पूरा? बहुत अच्छे सवाल दोनों थे, बहुत ही बढ़िया। Everyone get the point? Yes, no confusion, fantastic, fantastic, fantastic. चलो चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो मैं HOH बात बंद कर देता हूं और now we'll discuss directly towards the HOC। कैसे संदीप, कैसे होगा क्या?
90 कैसे होगा? क्या पूछा? रेजोनेटिंग एनर्जी कैसे आई? अरे इन दोनों का क्या कर रहे हो? क्या कर रहे? रेजोनेटिंग एनर्जी कैसे है? मतलब थ्योरेटिकल एचओएच 90, 30 90, और प्रैक्टिकल मालूम होना चाहिए, वो दिया होगा। तो जो थ्योरी के हिसाब से आना चाहिए और जो एक्चुअल आया है उनके अंतर को रेजोनेटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? कंफर्म? डन। ओके, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हमको ये 3 चीजों में से 2 चीजें देंगे तो ही तीसरी चीज निकाल सकते, वरना नहीं है। क्लियर? शैल आई प्रोसीड? एचओएच बंद करके एचओसी पर जाऊं? यस, सबने हाँ बोला है मुझको। जाता हूँ। एचओसी क्या होता है? हीट ऑफ कंबशन कहते हैं उसको। एचओसी इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। ओके, ये क्या होता है सर हीट ऑफ कंबशन? तो हीट ऑफ कंबशन का मतलब बेटा, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो जो एनर्जी लिबरेट है, रिलीज है, दैट इज कंबशन की हीट है। वो हीट ऑफ एचओसी बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन, है ना? रेजोनेटिंग एनर्जी याद करनी रहती है? नहीं, कुछ याद नहीं करना रहता है। नहीं याद करना, कुछ भी याद नहीं करना, है ना? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको कुछ याद करना ही नहीं है, वैल्यू दे के रखेंगे। वो 57 मैंने यही तो सिखाया कि 57 में कोई वैल्यू थोड़ी नहीं दी है रेजोनेटिंग एनर्जी की, पर ऑप्शन के थ्रू हमने डिस्कस किया कि अच्छा सर, 1 का 30 है, 2 का 60 होना चाहिए था, तो 30 भी नहीं और 25 भी नहीं, तो 57 और 60। तो 60 क्यों नहीं? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज एनर्जी घटाएगा, तो 60 नहीं, 60 से कम। वो जनरल नॉलेज, ट्रिकी है क्वेश्चन। अगर ओनली 55 होता तो, हाँ तो जवाब 55 दे देता। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो प्यारे? ये 55 का तो मैंने ही बोला कि 55 भी देगा, 57 भी देगा, तो बोनस कर देगा क्वेश्चन। ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम? और भी कोई डाउट है तेरे को? मैंने अभी बोला ना कि 55 और 57 दोनों दे देगा। हाँ तो गया, वो सवाल हमारा नहीं है फिर। ठीक है, पक्का? अरे कौन पूछ रहा है? हाँ ना तो वो, क्या नाम था उसका जिसने पूछा 55 वाला? ओके, कनिष्क। ठीक है, एचओसी पे आइए बेटा, हीट ऑफ कंबशन पे। तो जैसे एचओएच 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, एचओसी भी 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी बताइए एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। संदीप चेक करिए, आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा बेटा। संदीप, सभी ने यस बोला है, क्लियर है, तो चेक योर कनेक्शन। चलिए, एचओसी हीट ऑफ कंबशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो हीट ऑफ कंबशन डिपेंड्स ऑन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन ज्यादा एचओसी ज्यादा, और अगर कार्बनों की संख्या सेम हो तो एचओसी इनवर्स टू स्टेबिलिटी। जैसे एचओएच में पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड सेम तो स्टेबिलिटी का उल्टा। यहाँ कार्बन देखो, कार्बन सेम तो स्टेबिलिटी का उल्टा। चेक करके बताते हैं हम। एक क्वेश्चन कि यदि आई हैव दिस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, और अगर मेरे को एचओसी पूछा जाए तो मुझे दिख रहा है सर कार्बन ज्यादा एचओसी ज्यादा, तो ए का एचओसी ज्यादा है बी और सी से, बात खत्म। पर बी और सी में कैसे देखना? तो क्या कभी पढ़ा है कहीं इनऑर्गेनिक में, बॉन्डिंग्स में, कि ब्रांचिंग ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर ब्रांच मोर स्टेबल, और जो स्टेबल उसका एचओसी कम। तो क्या बी और सी? चेक आउट द एग्जांपल, check the example fast, everyone get this HOC example? Yes, okay, very nice, very nice. एक हमने बहुत अच्छा सवाल लिया था, पर मेरे को इतना उनको डिटेलिंग नहीं करना है, बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है ये सब, नॉर्मली हो रहा है ये तो। एचओसी सभी जानते हैं, कार्बन ज्यादा एचओसी ज्यादा, तो सर ए का कम, बी का ज्यादा, सी का ज्यादा, डी का ज्यादा। दिख रहा है आपको कि
कार्बन ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा होती है ना, वी नो दैट। पर सर एक प्रश्न हमने यहाँ पर स्टार बनाया कॉपी में, HOC पर मिथिलीन, याद आ रहा हो तेरे को तो। और अब याद करें जो नए स्टूडेंट है, अभी मैं तो बहुत ज्यादा डिस्कस ना करूं, HOC नहीं पूछ रहा है, HOC पर मिथ, वेरी नाइस प्रियांशु ने बोला इसका उल्टा हो जाएगा सर आंसर, यस HOC पर मिथिलीन। अगर ऐसा शब्द आया है पर मिथिलीन, मतलब पर मिथिलीन एक एक कार्बन के हिसाब से सोच के जवाब देना है। तो अब कार्बनों की संख्या नहीं, सीधे स्टेबिलिटी का उल्टा। यहां अगर प्रश्न पर मिथिलीन HOC है तो कार्बनों की संख्या नहीं, स्टेबिलिटी का उल्टा। 3 मेंबर रिंग मोस्ट अनस्टेबल रिंग, बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहता है, बॉन्डिंग है ये, 3 मेंबर सबसे अनस्टेबल और 6 मेंबर सबसे स्टेबल रिंग होती है। 6 से कम भी बेकार और 6 से ज्यादा भी बेकार, 6 की रिंग सबसे नंबर 1 है साइज में, स्टेबिलिटी में। तो जिसका स्टेबिलिटी सबसे बकवास है, स्टेबिलिटी का सीधे उल्टा जाना है, स्टेबिलिटी बहुत कम, HOC ज्यादा, पर मिथिलीन। सो इट इज A, B, C एंड D। ये स्टार बनाया हुआ है एंड दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन अबाउट HOC, कि HOC पूछा है कि HOC पर मिथिलीन पूछा है। पर मिथिलीन का अर्थ डोंट काउंट द कार्बन, सीधा स्टेबिलिटी देखकर उल्टा कर देना उसका। तो आई थिंक ये याद किया हमने सवाल, अच्छा था सवाल बहुत। सो नाउ विल डन HOC HOH, दोनों हो गए हमारे। एक बहुत अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन का लास्ट डिस्कशन और एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। मान लेते हैं हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। हम जानते हैं बेंजीन से जो ग्रुप जुड़ते हैं वो ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऐसा सिखा चुका हूं तेरे को, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो चुका है। ऑर्थो पैरा जो प्लस एम होते हैं, ऑर्थो पैरा को निगेटिव करते हैं। मेटा जो माइनस एम होते हैं, जो ऑर्थो पैरा को पॉजिटिव करते हैं। ये बातें हो चुकी है हमारी, क्लियर। सर ये कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन पे न माइनस है न लोन पेयर, ये लास्ट लेक्चर बोल रहा हूँ। कार्बन पे न माइनस है, कार्बन पे लोन पेयर भी नहीं होता, तो वो प्लस एम नहीं है। ये अल्काइल है ना, अल्काइल ग्रुप है, हाँ अल्काइल ग्रुप प्लस एम नहीं, नहीं अल्काइल मतलब कार्बन, कार्बन पे प्लस एम नहीं होता। माइनस एम के लिए क्या रूल था कि या तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव या फिर पाई बॉन्ड हो, नहीं हमारे अल्काइल पे पॉजिटिव भी नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो ये सर ये मिथाइल अल्काइल न प्लस एम है न माइनस एम है, तो फिर ये अल्काइल क्या करते हैं? तो अल्काइल करते हैं सर प्लस एच, हाइपर रेजोनेंस चुप है, तो देख तो हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकता है क्या? हाँ सर यहाँ बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, कैसे बोलते हैं देखो जरा, बोल के बताइए। तो सर ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या सिखाया था आपने हमको, C+ में, डबल बॉन्ड में और डॉट में। हाँ सर ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला अल्फा, उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन आ गया क्या? तो बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और क्या ये बॉन्ड इधर आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाया था लास्ट लेक्चर में, हाँ ये बॉन्ड इधर, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड उठकर आगे चला जाएगा। क्या देख तो ऑर्थो पे माइनस आया क्या? और सर एक बार ऑर्थो पे माइनस आया तो माइनस घूमता है, ऑर्थो पे पैरा पे ऑर्थो पे, ऑर्थो पे पैरा पे ऑर्थो पे, ऑर्थो पे हो गया। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा निगेटिव? और सर ऑर्थो पैरा निगेटिव हो तो इलेक्ट्रोफाइल तो ऑर्थो पैरा पे ही जाएंगे ना, तो क्या जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये कौन समझा सकता है? ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन समझा सकता है, रेजोनेंस नहीं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में रेजोनेंस ही नहीं होता। इज इट क्लियर? चलिए एक बहुत अच्छा सवाल बनता है इस पर ही, कि जैसे मान लिया हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है यहाँ पर, कि ये लिखा है या फिर ऐसा लिखा है या फिर ऐसा लिखा है या फिर सिर्फ ऐसा लिखा है, A, B, C और D, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन चारों पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्ट का ऑर्डर या इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑर्डर क्या है? सुनो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल तू जानता है वहां अटैक करता है जहां रिंग पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रियांशु ने जवाब दिया CBAD।
प्रियांशु का जवाब रॉन्ग है, गलत है। और कोई जवाब देना चाहता है? मैं रुकता हूं फिर। एनीबडी वांट्स टू गिव मोर आंसर? प्रियांशु, इसका पहला भी आपने एक जवाब दिया था, वो भी गलत आया था, मैंने उसको नजरअंदाज किया था। आप एक चीज गड़बड़ कर रहे हो। संदीप ने जवाब दिया है ABCD एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। संदीप का जवाब सही है, बिल्कुल सही है संदीप का जवाब। संदीप जवाब दे रहे, तूने ये क्यों दिया? संदीप जवाब दीजिए, व्हाई यू गिव दिस आंसर? तुक्का लगा है क्या? संदीप नहीं, तन्मय पहले संदीप बताएगा। सर टाइप इतनी नहीं होगी, टाइपिंग इतनी नहीं होगी। हाँ मत दबा, मैं कोई तेरे को आंसर टाइप करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ संदीप। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ तूने क्या सोच के बोला है, ये एक शब्द में बता दे, मैं समझ जाऊंगा तेरे को। मत जवाब दे, आंसर को एक्सप्लेन मत कर, डोंट गिव द एक्सप्लेनेशन। व्हाट यू चेक फॉर दिस आंसर? हाँ तन्मय आप बताइए। तन्मय आप बोल रहे थे, मैं बताऊं क्या? बोलिए, आप बोलिए। प्रियांशु, अब आया क्या जवाब तेरे को, है ना? हाँ, प्रियांशु ने दिया है सही जवाब। और प्रियांशु तूने थोड़ी देर पहले भी इंडक्टिव ऐसा जवाब दिया था, क्योंकि अल्फा एच। तन्मय, यस करेक्ट तन्मय, अल्फा एच कंपेयर करेंगे। प्रियांशु आपने अभी भी शायद इंडक्टिव से ही सोच के जवाब दिया, और थोड़ी देर पहले भी आपने मिथाइल ग्रुप ऑर्थोपेरा है वो इंडक्टिव के थ्रू ही जवाब दिया था। मैंने देखा था, मैंने उसको नजरअंदाज की बात को। ओके, इसका मतलब यह है कि हम फिर भूल रहे हैं। एरोमेटिसिटी पहले चेकिंग होती है, नहीं तो रेजोनेंस होता है, नहीं तो अल्फा एच गिने जाते हैं, और नहीं तो इंडक्टिव देखे जाते हैं। आप क्यों इंडक्टिव देखते हो? जब तक अल्फा एच चुप नहीं हो। अभी तो अल्फा एच बोल रहा है, आप अल्फा एच पे ध्यान ही नहीं दे रहे। कैसे सर? अरे बेटा, ये कार्बन है जो बेंजीन से जुड़ा है, ये कार्बन है जो बेंजीन से जुड़ा है, ये कार्बन है जो बेंजीन से जुड़ा है। क्या ये तेरे को बता रहे हैं कि 3 अल्फा एच है? 3? सर एक ही अल्फा एच है सर, एक भी अल्फा एच नहीं है। क्या सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन? सर उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे भी कम हाइपर है ही नहीं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ है ही नहीं। सर यहाँ यहाँ भी नहीं है। सर अब इसमें क्या करूं? इन दोनों में कैसे चेकिंग होगा? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सी और डी में किसके आधार पर बेसिस में चेकिंग? इंडक्टिव। अब लाइए इंडक्टिव। तो सर इसका इंडक्टिव ज्यादा, इसका कम, इसमें है ही नहीं सर, इंडक्टिव ही नहीं। तो क्या आप सभी जानते हैं कि इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पर कम, इस पर कम, इस पर सबसे कम? तो डेफिनेटली जिस पर ज्यादा उस पर इलेक्ट्रोफाइल पहले जाएगा। तो अगर आपसे बोला इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बताइए, हाँ तो इलेक्ट्रोफिल, दिस इज द ऑर्डर। संदीप समझ में आया क्या बेटा? है ना? आपको क्या लिखना था? आपको कोई जवाब एक्सप्लेन नहीं करना था, आपको लिखना था अल्फा एच, है ना? तो शायद वो अल्फा एच नहीं गिना तूने, शायद कुछ तुक्का लगाया लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन काफी डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर भी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इंट्रोड्यूस किया होगा। डबल बॉन्ड C प्लस और C डॉट की स्टेबिलिटी सिंबल नहीं है सर, सिंबल नहीं है सर। अरे ओके ठीक है, कोई बात नहीं संदीप, लीव द टॉपिक। इफ आई राइट अल्फा एच, क्या मुझे किस चीज का सिंबल चाहिए? नो नीड कि ऐसा लिखते सर, ऐसा लिख देते चलता, है ना? चलो छोड़ो, बात को बंद करो। हाँ, लास्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्फा एच कैसे गिने जाते हैं, अल्कीन C प्लस C डॉट की स्टेबिलिटी कैसे चेकिंग होती है, ये सीखा था। आज उसी हाइपर कॉन्जुगेशन से HOC, HOH, अल्काइल ग्रुप का अल्फा एच कैसे गिनना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होना, अलग अलग रिंग हो और उस पर अल्काइल्स हो। तो तूने सिखाया ना, हम गलती कहाँ कर रहे हैं? इंडक्टिव देख रहे हैं। नो, गलत। पहले अल्फा एच गिनेंगे, अगर वहां चुके हैं तो इंडक्टिव देखते हैं। I think we are clear, very much clear about hyperconjugation. Now I'll move towards the next topic that is called aromaticity. Aromaticity पर टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना? चलिए,
थोड़ा सा फास्टली डिस्कशन करेंगे। वैसे हम नॉर्मल जब रेगुलर क्लास में एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं तो लगभग हमारा पूरा एक लेक्चर कंप्लीट डिवोट होता है सिर्फ एरोमेटिसिटी को ही मैं देता हूँ पूरा खत्म करने के लिए। तो डेफिनेटली हमारा लेंथ कम हो रहा है, पर जो जील है उसका जो निष्कर्ष है वो हम बनाए रखने की कोशिश करना चाहते हैं। कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड जब हम देखते हैं तो वो जो कंपाउंड होता है वो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे 3 क्लास होते हैं। हर कोई भी कंपाउंड वो 3 कैटेगरी में मौजूद हो सकता है। ओके, हक्कल रूल, हक्कल नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं डायग्राम के स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कैन आई चेक द कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो उसे हक्कल ने सिखाया था, इसलिए हक्कल रूल कहते हैं उसे। 4n+2 रूल या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है, ऐसा भी बोलते हैं उसको। चलिए देखिए व्हाट्स द रूल, नियम क्या कहता है। कोई कंपाउंड एरोमेटिक है उसकी 2 शर्तें होनी चाहिए। 2 का मतलब दोनों, एक भी नहीं, गायब, खत्म है ना। पहली, आपका जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड है, वो होना चाहिए प्लेनर, साइक्लिक, कंप्लीट, कॉन्जुगेटेड। सर प्लेनर समझता है, साइक्लिक समझता है, रिंग मतलब जो साइक्लिक नहीं, जो प्लेनर नहीं वो ये नहीं, सर जो साइक्लिक नहीं वो ये नहीं, सर जो कॉम्प्लीट ये नहीं। मतलब पहली शर्त में से अगर एक भी गायब तो आप दूसरी शर्त पे आइए ही मत सर। मैं बता रहा हूं सब, ये एक भी शर्त गायब है तो आपको दूसरी शर्त चेक ही नहीं करना है सर, ठीक है। पर अगर ये तीनों है, हाँ ये पहली शर्त पूरी हो गई है, तो आप दूसरी शर्त पे आइए कि क्या आपने बोला कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब तेरे को सिखाया ना, अल्टरनेट, अल्टरनेट होना, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और जहां कॉन्जुगेशन है वहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आपने बोला पूरी रिंग पर शुरू से आखिरी तक पूरा कॉन्जुगेशन बनना चाहिए, और सर अगर कॉन्जुगेशन बन रहा है तो पूरी रिंग पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। बस, तो इलेक्ट्रॉन घूमे उसकी कितनी संख्या हो, तो उसकी संख्या है 4n+2, जहां पे n का अर्थ 0 से शुरू करना, 0 1 2 3 4 एक एक रखते जाओ। n को 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो। जैसे 0 रखा तो कितना वैल्यू आएगा 2, 1 रखो 6 10 14, मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, या 6 घूमने चाहिए, 10 घूमने चाहिए, 14 ऐसे घूमने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वे सारे स्ट्रक्चर एरोमेटिक कहलाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, समझिए, ठीक है। सर एंटी एरोमेटिक कौन होते हैं? तो एंटी एरोमेटिक वे होते हैं जो 2 शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त कौन सी? यही वाली, इसकी और इसकी पहली शर्त कॉमन है सर, प्लेनर, साइक्लिक, पूरे रिंग पर कॉन्जुगेशन। क्लियर हो गया? अर्थात डायग्राम देखकर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा हो तो आप उसे या तो एरोमेटिक बोलेंगे या तो एंटी एरोमेटिक, दोनों हो सकते हैं सर। तो आपको दूसरा चेकिंग करना है कि घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के हिसाब से हो तो वह एरोमेटिक, और 4n के हिसाब से हो। 4n मतलब 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 10। सर यहाँ n को 0 नहीं रखना प्यारे, अगर तू 0 रखेगा तो 0 इलेक्ट्रॉन। अरे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन 0 हो तो फिर कॉन्जुगेशन का मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता है। 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, हाँ 4 के टेबल वाले घूमे तो वह एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और वे कंपाउंड जो सर इस कैटेगरी के भी ना हो और जो इस कैटेगरी के भी ना हो तो फिर वो ये होंगे। तो जो न एरोमेटिक हो, जो न एंटो एरोमेटिक हो, तो वो सब नॉन एरोमेटिक होंगे। मतलब प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, एक भी चीज गायब, गायब ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो ये है। चलो सर ये तीनों चीजें मौजूद है, पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन न 4 के टेबल के हिसाब के हैं और न 4n+2 के हिसाब से है, दोनों के हिसाब से नहीं, तो फिर वही है।
क्या कैटेगरी समझ में आ गई हमको? और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है? एरोमेटिक नंबर सबसे स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। एंटी एरोमेटिक सबसे बेकार स्ट्रक्चर होते हैं, अनस्टेबिलिटी। तो व्हाट्स द स्टेबिलिटी ऑर्डर? एरोमेटिक, then non-aromatic and then anti-aromatic. This is the stability order. क्या मैं डायग्राम ले लेकर तीन कैटेगरी डिवाइड करूं क्या? Shall I take the examples now? Yes. यहाँ तक सबको क्लियर है कि how can I differentiate an aromatic, a non-aromatic and an anti-aromatic, and how what's the stability order between them? Yes. Okay, nice. चलिए कुछ डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊं। एक अगर मैं बेंजीन ले लूं, ठीक है, ये बेंजीन है हमारा। ओके, ठीक है। सो सर क्या प्लेनर है, साइक्लिक है? अगर मयंक तूने सवाल पूछा तू ही जवाब दे। कोई चेन हो तो वो क्या है? कौन बताएगा कि अगर चेन स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर है, मयंक पूछ रहा है कि सर अगर चेन स्ट्रक्चर, वेरी नाइस, वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है? सो सिंपल, साइक्लिक नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? शैल आई प्रोसीड? शैल आई प्रोसीड नाउ? नहीं, जिसने वो पूछा, यस, ओके, आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे आइए सर। बेंजीन साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर है, हाँ। पूरा कॉन्जुगेटेड है, हाँ। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हाँ, पूरा कॉन्जुगेटेड है। तो गिन ले इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं? क्या तीन पाई बॉन्ड? सर एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, शेयरिंग वाले, तो तीन, छह, 4n+2, क्या एरोमेटिक? यस, एरोमेटिक। सर देखिए कुछ और, पिरिडीन नाम सुना होगा शायद, पिरिडीन, हाँ, पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन, इसको बोलते हैं पिरिडीन। सर पिरिडीन में साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर है, हाँ। कॉन्जुगेटेड है, हाँ सर। और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। तीन पाई बॉन्ड घूमते जा रहे हैं। पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है सर, नो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। वो नहीं है एरोमेटिसिटी का हिस्सा, वो नहीं घूम रहा है, वो लोकेलाइज्ड है। उसको मालूम है कि उसको छोड़ के जो घूमेंगे वो एरोमेटिसिटी डेवलप कर रहे हैं। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पिरिडीन डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, वो वहीं बैठा रहता है। क्या 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? हाँ, हकल रूल फॉलो हो रहा है। क्या पिरिडीन एरोमेटिक है? यस, पिरिडीन इज एरोमेटिक। उसका लोन पेयर वो वहीं बैठा है, वो नहीं हिलता। चलिए आगे बढ़ो सर। Pyrrole, furane, thiophene. Okay, very nice questions. Pyrrole, furane. This is pyrrole. Furane, furane. Thiophene, thiophene. Sorry, sorry. सर साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, हाँ पूरी कॉन्जुगेटेड है, हाँ पूरा कॉन्जुगेटेड है। कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, हाँ। एक छोड़ के कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है सर। कॉन्जुगेशन सिखाया था ना लास्ट लेक्चर में, किसका किसका कॉन्जुगेशन होता है। क्या दो दो चार, और ये लोन पेयर, सर ये लोन पेयर भी रेजोनेंस एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। दो दो चार दो छह, क्या ने से दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। यस, इट्स एरोमेटिक। ओके सर, दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। यस, ऑल आर एरोमेटिक। यस, ऑल आर एरोमेटिक, बट बी केयरफुल। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एक और सल्फर का जो ये एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर रेजोनेंस एरोमेटिसिटी में भाग नहीं ले। दे आर वेरी नाइस तनिष्क, दे आर लोकेलाइज्ड। वो लोकेलाइज्ड एक ही जगह बैठते हैं, वो नहीं हिलते सर। अंदर वाले हिलते हैं, ये बाहर वाले नहीं हिलते। आई थिंक क्लियर है? आउट ऑफ प्लेन, यस, आउट ऑफ, एक लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन रहता है, इसीलिए तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता बेटा। और अच्छा है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो नहीं करता इसीलिए तो 4n+2 जमता है ना। चलिए और एग्जांपल लेके बताऊं। सर अगर कुछ डायग्राम ऐसा लिखा हो तो क्या ये एरोमेटिक है क्या? यस, डेफिनेटली सच टाइप ऑफ डायग्राम्स आर आल्सो एरोमेटिक। क्यों सर? सर ये देखिए, ये कॉन्जुगेशन, ये वाला पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, ये वाला
कोई बात नहीं। क्या इस पूरे डायग्राम में इतने हिस्से पर एरोमेटिसिटी डेवलप हुई क्या? देखिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हकल रूल घूमते जा रहा है। क्या मॉलिक्यूल का ये हिस्सा एरोमेटिक है? यस, इफ एनी ऑफ द पार्ट इज एरोमेटिक, आई सेड द कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। यस, दिस इज एरोमेटिक। ओके, चलिए और देखिए, ये लिखा है जो हमारी कॉपी में बहुत सारे सवाल ऐसे ड्रॉ किए हुए दिख रहे होंगे आपको। सो मेनी क्वेश्चंस वर देयर लाइक दिस। ये वाले यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे डायग्राम है भाई। चलो, क्या प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड? हाँ, कॉन्जुगेटेड है सर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल। हाँ सर, पूरा कॉन्जुगेशन आ चुका है ना? ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2, क्योंकि प्लस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और पाई बॉन्ड के 2। 2 मतलब वही 4n+2 में n को 0 रखो तो 2 आता है। एरोमेटिक, एरोमेटिक। क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है? पूरा है। इलेक्ट्रॉन कितने घूमेंगे सर? ये 2, और रेडिकल मतलब 1, तो 2 और 1 3। 3 न 4 का टेबल न 4n+2 का टेबल। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो गए। 2 प्लस डबल बॉन्ड, सिंगल प्लस, पूरा कॉन्जुगेशन। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 4। 4 का टेबल एंटी एरोमेटिक, 4 का टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। सर ये जो कार्बन है ना ऊपर, वो कॉन्जुगेशन खत्म हो गया उसका, पूरा रिंग पे कॉन्जुगेशन नहीं है सर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे न प्लस है, न माइनस है, न डॉट है, न लो, कुछ भी नहीं है सर। तो कॉन्जुगेशन अगर नहीं चला, पूरा कॉन्जुगेशन नहीं, नॉन एरोमेटिक। सर पूरा कॉन्जुगेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? एक पाई बॉन्ड के 2, एक पाई बॉन्ड के 2, और बताया ना 1 माइनस में 2। लक्ष्य एरोमेटिक है ये। 2 2 4 2 6, माइनस में 2, माइनस में 2, 6 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर है ये। Clear, all the structures clear? Shall I proceed further now? Fast. Yes, सबको क्लियर है डायग्राम्स? एक अच्छा सवाल पढ़ते हैं हम। ये पहले सिंपल वाला ले लेते, ये वाला। साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड, हाँ सर। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 2 2 4 2 6, प्लस में कुछ नहीं होते, 6। एरोमेटिक है सर, 6 मतलब। सर इसी के जगह अगर मैं माइनस लिख देता तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 4 का टेबल एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाता। मयंक नॉन एरोमेटिक नहीं रे प्यारे, एंटी एरोमेटिक है ये। और सर अगर मैं वहां प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखूं तो क्या? तो कॉन्जुगेशन कट गया सर। कॉन्जुगेशन जहां कट जाता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। जहां कॉन्जुगेशन कट जाते हैं वो नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं, है ना? और सर देखो एक एग्जाम्पल, अच्छा कुछ अलग सा। सर देखिए ये क्या हुआ, एक अच्छी बात देख लेना। सुनो सर, डबल सिंगल यहाँ कॉन्जुगेशन है, पर देखिए यहाँ तो बोरॉन है, बोरॉन। सर हमें वहां पे तो ना प्लस दिखाई दे रहा है, ना माइनस दिखाई दे रहा है, ना लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ना फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है वहां पे। तो सर कॉन्जुगेशन तो कट गया सर, कॉन्जुगेशन तो नहीं है। तो सर ये तो बात प्रॉब्लमेटिक आ गई कि सर ये तो कॉन्जुगेशन जहां नहीं होता है वो नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, तो इट शुड बी नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, जो कि गलत। दैट इज नॉट नॉन एरोमेटिक, दैट इज नॉट एट ऑल अ नॉन एरोमेटिक। फिर ये क्या है सर? ये एरोमेटिक है सर। क्यों सर एरोमेटिक कैसे? कॉन्जुगेशन, सुनो सुनो। बोरॉन जो रहता है, तू जानता है, शायद आपको मालूम हो, बोरॉन आपने पढ़ा होगा ना, BF3 वगैरह, लुईस एसिड है, उनका एक ऑर्बिटल खाली है, उनका p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो खाली पड़ा हुआ है मतलब जैसा ये प्लस का खाली पड़ा रहता है, ये कार्बन जो प्लस है उसमें एक ऑर्बिटल खाली रहता है, इसीलिए तो पाई बॉन्ड ऊपर से रखता है और घूमते लगते 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के पास एक खाली p ऑर्बिटल है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, BCl3, BF3, लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि बोरॉन है वैकेंट p ऑर्बिटल। और जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है सर, वो क्या पाई बॉन्ड बुला लेगा? बुला लेगा। बस सर एक बार पाई बॉन्ड खींचा चला है, घूमने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने घूमते हैं? 2 2 4 2 6। यस, तो ये जो C+ है
वैसा ही बिहेवियर है बी बोरॉन। क्या ये एरोमेटिक है? यस, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। मुझे लगता है बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन होते जा रहे हैं, बंद कर रहा हूं अब मैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम। एक एज्यूलिन एन्यूलिन में बात, एन्यूलिन बात किया था। एक अच्छा एग्जांपल हमने मैं अब ज्यादा डिस्कस वो नहीं करना, सीधे मेरे को जो हाईलाइट स्टार बनाया था कॉपी में, मतलब हमने एन्यूलिन क्या होता है वो सब डिस्कशन किया है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ 8 और 10, 8 कार्बन और 10 कार्बन का लॉजिक बता रहा हूँ। सीधे डायरेक्ट हम वहीं पे जा रहे हैं। 2 2 4 2 6, ये सर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, गलत जवाब है। सर 2 2 4 2 6 2 8 और 10, सर 10 एरोमेटिक होना चाहिए, गलत जवाब है ना। ये एन्यूलिन्स हैं, हमने सीखा था कि एन्यूलिन्स, वेरी नाइस प्रियांशु, वेरी नाइस, बोथ आर नॉन एरोमेटिक, ये दोनों नॉन एरोमेटिक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं सिर्फ अभी एक ही लाइन में बोल के बंद करना चाहूंगा कि इसको, ये जो डायग्राम है 8 कार्बन का 4 बॉन्ड, 10 कार्बन का और 5 बॉन्ड, ये जो डायग्राम है ये दोनों डायग्राम प्लेनर नहीं है, ये दोनों डायग्राम नॉन प्लेनर है। आप 11th की कॉपी में जाइए तो डायग्राम्स वगैरह सब ड्रॉ किए, टब शेप डायग्राम दिया था, टब आकार डायग्राम दिया था, इसका एक कार्बन आउट ऑफ प्लेन गया था, उसको खींच के बाहर लाए थे हम, उसको पेरिफेरल एरोमेटिसिटी पर भी डाला हुआ है हमने। ओके ओके ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस दैट। मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ, ये और ये जो दो डायग्राम आपने बनाए हैं, ये लगता है सर ये एंटी एरोमेटिक है, ये लगता है सर एरोमेटिक है, जबकि ये प्लेनर नहीं है, और ये वाला डायग्राम भी प्लेनर नहीं है। इसको बोलते हैं 8 एन्यूलिन्स, 8 एन्यूलिन ऐसा बोलते हैं, इसको 10 एन्यूलिन बोलते हैं। एन्यूलिन क्या होता है वगैरह सब हो चुका है, अब छोड़ो, बस इतना याद कर ले नए बच्चे, अभी मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं चाह रहा हूँ, कि दे बोथ आर नॉन प्लेनर, और जो प्लेनर नहीं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। चलिए, क्या क्लियर है? जो पुराने बच्चे हैं यहाँ एलएम में आए हुए, उनको सब ये कॉपी में किया होगा, चाहे वो कोई भी बैच में हो, और नहीं तो ये दो स्ट्रक्चरों को मैं फोकस करना चाह रहा था कि 8 एन्यूलिन और 10 एन्यूलिन, ये दो डायग्राम ऐसे हैं जो लगते हैं ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये एरोमेटिक भी नहीं है, ये दोनों नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू नॉन प्लेनर नेचर। ठीक है। कुछ छोटा छोटा डिस्कशन एप्लीकेशन वाइज करना चाहूंगा मैं। तो आपने एक तो बात बताई थी कि स्टेबिलिटी डिस्कशन कैसा होता है, तो एरोमेटिक सबसे अच्छा, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक, ये लॉजिक तेरे को आता है। तेरे सामने एक एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल ये डिस्कशन है हमारा, कि सर यहाँ पे एच एच हम लगा लें, ये 2 एच लगा देता हूँ मैं, लगाने की जरूरत नहीं है, आप ना लिखो तो भी हम जानते हैं वहाँ एच है ही, 2 एच है वहाँ, हाँ अभी एक चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि ए और बी का एसिडिटी ऑर्डर बताइए, एसिडिटी याद कर, एसिडिटी का तरीका सिखाया था, एच भगा माइनस बना, माइनस अच्छा एसिड अच्छा, ऐसा रूल सिखाया, भगा दो एच वहां से, एच भगाना मतलब एच प्लस भगाना, एच भगा माइनस बना, एच भगा माइनस बना, क्या ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 एंटी एरोमेटिक है सर, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है सर, क्या ये कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी सबसे अनस्टेबल कंसेप्ट होता है, तो जो डायग्राम एंटी एरोमेटिसिटी की ओर सोचे वो कभी नहीं जाएंगे वहां, और ये तुरंत जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये जानता है कि अगर एच भगाएंगे तो वो एरोमेटिक बन जाएंगे हम, तो हर कोई चाहता है मोस्ट स्टेबल हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी में एसिडिटी ऑर्डर, अरे क्या सर ऑर्डर क्या बोलते हो, ये एसिडिक है ही नहीं, यही एसिडिक है, ठीक है ऑर्डर पूछा है ना, तो अपना क्यों दिमाग लगाता है, लिख बी का ऑर्डर ए से ज्यादा है, सिंपल। इज इट क्लियर? इज दिस एग्जांपल क्लियर टू एवरीवन फास्ट? इज दिस एग्जांपल इज क्लियर? क्लियर है सबको? वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर, सबको क्लियर है डायग्राम? वेरी नाइस। मतलब देखो हम एरोमेटिसिटी से एसिडिटी लॉजिक भी,
मैंने बोला ना, हम जब भी एसिडिटी, बेसिसिटी, C प्लस, C माइनस, C डॉट ऐसा सब सोचते हैं स्टेबिलिटीज के बारे में, एसिडिटी के बारे में, बेसिसिटी के बारे में, तो हमेशा क्या सोचना चाहिए? पहले एरोमेटिसिटी का थॉट, नहीं तो रेजोनेंस है क्या, नहीं तो अल्फा एच का है क्या, नहीं तो फिर इंडक्टिव। ऐसे सीक्वेंस में दिमाग ही वैसे चलते जाए तो गलतियां नहीं होती है। एक एग्जांपल और, जस्ट आई शो दिस एग्जांपल हियर। हमने मेरे मतलब बेसिसिटी, मुझे लगता है बहुत ही वाइड डिस्कशन है, वाइड वाइड बेसिसिटी का। there are so many small points which are included और जेई एडवांस पैटर्न के भी डिस्कशन में डाले हैं। जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हमने कॉपी में किए हुए हैं कि हाँ ये देखो ये जेई का सवाल जो एग्जाम में आया था, ऐसे भी सवाल हमने कॉपी में किए हुए लाते हैं। या एडवांस लेवल में भी इसका फैबुलस डिस्कशन है अबाउट द बेसिस एंड दैट इज द मोस्ट आईएमपी पार्ट फॉर जेई मेंस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछे गए कई बार जेई मेंस में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिसिटी डिस्कशन कई बार हुआ है, कई बार। दैट्स वेरी फाइन क्वेश्चंस और उसको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना चाहिए आपने, ध्यान रखो उसको। चलिए सर, व्हाट्स द बेसिसिटी ऑर्डर इफ आई हैव ए बी एंड सी? सो व्हाट्स द बेसिसिटी ऑर्डर हियर? बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, जल्दी से बोलिए। इट इज सी बी ए, सुजल ने जवाब दिया, विच इज वेरी करेक्ट आंसर। सुजल का जवाब बिल्कुल सही जवाब है, यस। सी का बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तन्मय, आपने एबीसी जवाब दिया, जल्दी से क्या थॉट है तन्मय का? व्हाई यू थिंक कि ए सबसे ज्यादा बेसिक है? नो, नथिंग, ठीक है। सुजल, आपको क्या लगता है? सर क्योंकि एलपी के कारण एरोमेटिसिटी है। हाँ तो तन्मय हाँ सुजल, वेरी नाइस। तन्मय तूने बोला एलपी एरोमेटिसिटी है इसलिए उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, और सुजल भी यही बोल रहा है सर एलपी एरोमेटिसिटी है इसलिए उसकी बेसिसिटी सबसे कम है। दैट इज द करेक्ट। अरे बेटा, जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी का हिस्सा हो गया वो अपना डोनेशन क्यों करे? बेसिसिटी मतलब लोन पेयर दो, अरे क्यों दे? वो देना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसने लोन पेयर दे दिया तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। सर आया क्या? ये सबसे बकवास है देने में, ये कभी नहीं देना चाहेगा अपने लोन पेयर। सर ये लोन पेयर सर एरोमेटिसिटी का हिस्सा है? नहीं नहीं नहीं। एरो दो, ये एरोमेटिक रिंग, दो दो चार दो छह, दो दो चार दो छह, ये एरोमेटिक रिंग है। हाँ है, एरोमेटिक रिंग है। पर क्या ये लोन पेयर उस एरोमेटिसिटी का हिस्सा है? नो नो। क्या सर लोन पेयर रेजोनेंस में है? हाँ, लोन पेयर रेजोनेंस में है सर, लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो सर रेजोनेंस में होने के कारण भी डोनेशन कम होगा, ऑफ कोर्स। अगर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो डोनेशन कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। अरे प्यारे, पर जो एरोमेटिसिटी में है और जो रेजोनेंस में है, एरोमेटिसिटी वाला बिल्कुल ही कम कर देगा, रेजोनेंस वाला तो भी हाँ ठीक है चलो। एरोमेटिक के तो हम अगर ये लोन पेयर चले भी गए तो क्या इस एरोमेटिसिटी को डिस्टर्बेंस है क्या? नो, एरोमेटिसिटी डिस्टर्बेंस नहीं है सर। और ये सर, अरे तो ये तो रेजोनेंस भी नहीं है, तो क्या डोनेशन बहुत सरल है, सबसे पहले ये देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तन्मय, आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ क्या? जल्दी से तन्मय, फास्ट, वुड यू गेट द पॉइंट? या सबको, बाकियों को भी समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Shall I proceed? Yes, everyone. Okay. एक बहुत अच्छा सवाल कॉपी का होगा, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन ऑल्सो। देखो तो याद आ रहा हो आपको तो कि सर ये एक ऐसा सवाल हमने कॉपी में लिया है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, और हमको इस ए और बी के कुछ ऑर्डर डिसाइड करने को बोला था। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर
और रोटेशनल एनर्जी बैरियर का ऑर्डर। याद आ रहा है कि कुछ सवाल किसी को? हमने इसके साथ एक और डायग्राम, तीसरा भी डायग्राम लिया है, 3 डायग्राम्स लिए, पर मैं पहले इन दोनों से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊं। पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करें। सोचिए सर, ये जो ए और ए, ये जो है डबल बॉन्ड, इसके ऊपर फोकस है सारा, है? सर एक काम करो, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, तोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? तो जिस पर गए वो माइनस, और जिससे दूर चले गए वो प्लस। सर ये 2 कार्बन है, ऊपर प्लस डाले कि नीचे प्लस डाले? तो सर ये तो एक जैसा है डायग्राम, ऊपर नीचे आप कहीं भी प्लस और माइनस लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं, वो बात एक ही होगी। ठीक है सर, एक काम करो, तोड़ दो आप, और कहीं भी प्लस माइनस लिख दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं है सर। सर देखिए, ये रिंग 2 2 4 2 6 एरोमेटिक हो गई, और ये 2 2 4 एंटी एरोमेटिक हो गई है। हमने सीखा है कि कोई भी कंपाउंड का एक हिस्सा अगर एंटी एरोमेटिसिटी होना चाहे, कोई भी हिस्सा, एरोमेटिक तो छोड़ दो, एरोमेटिसिटी तो अच्छा होता ही है, उसकी बात ना करें, पर अगर एंटी एरोमेटिसिटी डेवलप हो रहा है तो वो कहीं भी आगे जाना नहीं चाहते। उसको आप लालच दोगे कि देख ये हिस्सा तेरा एरोमेटिक हो गया, नो नो नो, एरोमेटिक के लालच में वो आ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि एक हिस्सा एंटी एरोमेटिसिटी है। एंटी एरोमेटिसिटी इज द वर्स्ट एबिलिटी। तो अगर कोई हिस्सा एंटी एरोमेटिक, तो नहीं सर हम तो नहीं जाएंगे। ये जो है ए कंपाउंड जो है, ये चाहता है कि इसका जो डबल बॉन्ड है ये ना टूट पाए, ये नहीं टूटना चाहिए भैया, वरना गड़बड़ होगी हमारी। ठीक है, हमने इसको बोला क्या तू तोड़ेगा? तो बोलता हाँ हम तो तुरंत तोड़ देते। तो हमने तोड़ दे। तोड़ेगा कैसे? तो वो खुद ही तोड़ेगा, हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हाथ नहीं लगा सकते। वो तोड़ेगा और पाई इलेक्ट्रॉनों को नीचे वाले डायग्राम, नीचे वाले हिस्से पर फेंक देगा पाई इलेक्ट्रॉनों। उससे क्या होगा सर? देखो, ये माइनस, ये प्लस। सर दोनों रिंग एरोमेटिक हो चुकी है, दोनों रिंग एरोमेटिक हो चुकी है। क्या ये डायग्राम तुरंत इस तरह बनने की इच्छा करेगा? यस सर, तुरंत जाएगा। अब कोई बच्चा जरूर बोलेगा कि सर आपने इसको प्लस और इसको माइनस बनाया इसलिए एरोमेटिक हो गई, सर आप उल्टा कर दो, इसको माइनस और इसको प्लस बनाओ, दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, तो ये जाएगा नहीं। हाँ सही बोला तूने, तूने बिल्कुल सही बोला कि सर इसको माइनस इसको प्लस बनाओ तो ये जाएगा नहीं। हाँ नहीं जाएगा, इसीलिए तो ये डायग्राम ऐसा ही जाएगा, उल्टा जाएगा ही नहीं। समझ में आया ना? इसलिए अपना वो वाला थॉट नहीं लगाना कि सर उल्टा होता तो कैसे जाता। हाँ तो जाता ही नहीं हो, उल्टा होता। पर क्या ऐसा होकर जाएगा? सर हमेशा भागेगा, ये ऐसा करने के लिए भागेगा। ओके, तो अब क्या थॉट है? ए डबल बॉन्ड को डबल रहना देना चाहता है, ऐसा तोड़ना नहीं चाहता। बी इस डबल बॉन्ड को तुरंत तोड़ के ऐसा करना चाहता है। अब आप बताइए बॉन्ड लेंथ ए और बी, किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है? तो बी का बॉन्ड लेंथ बड़ा है ए से। सभी जानते हैं, सभी ने हाँ बोल दिया कि बी का बॉन्ड लेंथ बड़ा है। करेक्ट करेक्ट, बी का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा सर। और डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट मतलब याद है ना, डायपोल मोमेंट सीखा है क्या? एवरीबडी नोज व्हाट इज डायपोल मोमेंट? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। यस मालूम है आपको, वेरी गुड। तो सर ये तो चार्ज बनाना ही नहीं चाहता, सर ये तो चार्ज बनाना चाहता है। हाँ तो फिर डायपोल मोमेंट बी का ही ज्यादा है। और रोटेशनल एनर्जी बैरियर, बैरियर रुकावट, रोटेशन, रोटेशन में रुकावट, कि रोटेशन होने में बैरियर है, बाधा है। तो सर डबल बॉन्ड हो, ये डबल रहना चाहता है, ये सिंगल होना चाहता है। क्या तू जानता है जो सिंगल हो जाता है वो फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। जो डबल रहता है वो रोटेट नहीं कर पाता। तो क्या ए का रोटेशन दिक्कत वाला है? ए का बैरियर बहुत बड़ा है सर रोटेशन का, बी का नहीं। क्या समझ में आ रहा है? क्या क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब मैं तेरे को इसका एक तीसरा एग्जांपल भी कॉपी में जो लिखा था इसके साथ वो कंपेयर करवा दूं। कॉपी में इसके साथ एक और डायग्राम हमने इसी के साथ बनाया, और वो ये वाला था। इसको सी पॉइंट दे दिया था, सी नाम दे दिया था। ये लो सी। सर तोड़ दो पाई बॉन्ड, हाँ तोड़ दे। सर नीचे प्लस और ऊपर माइनस हो तो फिर से दोनों हिस्से एरोमेटिक हो जाते हैं। यस, दोनों हिस्से एरोमेटिक बिल्कुल है।
क्या डायग्राम ऐसा ही होना चाहेगा? यस सर, डायग्राम ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। क्या ये भी सिंगल होना चाहता है? हाँ सर, ये भी सिंगल होना चाहता है। हाँ। क्या इसका भी डायपोल मोमेंट ज्यादा? हाँ सर, इसका भी डायपोल मोमेंट ज्यादा। हाँ सर, इसका बैरियर कम। हाँ सर, इसका भी बैरियर कम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर अब इनमें कंपेयर कैसे करूं सर? इन दोनों में कंपेयर कैसे किया जाए? तो सर, जब एरोमेटिसिटी चुप हो गई, क्योंकि ये दोनों इससे एरोमेटिक, हाँ ये दोनों इससे एरोमेटिक, हाँ चुप। कौन बोलेगा? अब कौन बोलने वाला है? अब रेजोनेंस बोलेगा। रेजोनेंस। क्या सर माइनस एक जैसा है? ठीक है, माइनस एक जैसा है, मत देख, तो प्लस को देख लो। सर प्लस, सर प्लस शॉर्ट कॉन्जुगेशन, लॉन्ग कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा सर, इससे भी ज्यादा फास्ट होगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? फास्ट। एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट? क्लियर? करेक्ट। चलिए अब हम ये थोड़ा एरोमेटिसिटी वाली बातों को, एक रेजोनेंस पे बहुत, एक तो क्वेरी बहुत आ जाती है इसलिए दिक्कत हो जाती है। ओके, आई जस्ट टेल यू वन थिंग मोर। मैंने कहा ना, इतना कठिन है रिवीजन करवाना, इतना कठिन होता है कि क्या छोड़े क्या ले। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर कि भाई तुम जाओ और 6 लेक्चर में खत्म कर दो जीओसी। बोलना बहुत आसान है, क्या खत्म कर दो, बट व्हाट अ थिंग बिहाइंड दैट? द थिंग इज दैट कि when we started revise GOC in this much amount of lecture, so definitely we have to cut short submit thing, क्या इसको इसको हट, इसको हटाओ, like that। और जो इन फ्रंट बच्चा बैठा हुआ है, अरे यार सर फिर वो क्या, सर फिर वैसा क्या, सर इसमें तो ये भी है, सर इसमें ये, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट ना। तो फिर तो ऐसे ही हो जाता है कि तो सर पूरा आपने 11th के एक एक पॉइंट सिखाना शुरू कर दिए। बिल्कुल, मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ ही पॉइंट छूटे होंगे, पर जल्दी जल्दी करके सारे एग्जाम्पल ड्रॉप किए, कोशिश की है। 100% तो नहीं ला पाया मैं, बट स्टिल काफी कुछ कवर किया। तो एक और बात कवर कर दी जाए। आपसे पूछा है यहाँ ए है यहाँ बी है, ये और ये एक जैसा वातावरण है, तो जो इसके लिए बात है वही इसके लिए सेम है दोनों के लिए। और हमसे पूछा है बताइए ए का बॉन्ड लेंथ और बी का बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ कम है और किसका ज्यादा है बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो उसके बारे में बातें कर रहे हैं हम कि ए का ज्यादा है कि बी का। तो सुने, क्या ए और बी रेजोनेंस में है? ये और ये रेजोनेंस में है? हाँ है। अगर इसने इसके साथ रेजोनेंस किया, अगर ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो ये चुप रहेगा, ये हिलेगा नहीं फिर। और सर क्या ये और ये भी तो रेजोनेंस में, ये दोनों भी तो रेजोनेंस में, तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये चुप हो जाए, क्योंकि ये आपस में रेजोनेंस में नहीं है सर। क्रॉस कॉन्जुगेशन याद है ना, कि जब ये इससे रेजोनेंस में है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, और ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, इट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो सर क्या होगा उससे? उससे ये देखो, क्या ये हमेशा रेजोनेंस करेगा, चाहे ये करे चाहे ये करे, ये तो रेजोनेंस करेगा ही सर। और रेजोनेंस कैसा होता होगा तो देखो आप जरा, ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड इधर माइनस और ये प्लस, ऐसे रेजोनेंस कर सकते हैं, इस तरह का रेजोनेंस हो सकता है। तो मतलब क्या यहाँ रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल। हाँ, रेजोनेंस के कारण डबल सिंगल होती है। ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड था ये सिंगल होता है। सही है, बिल्कुल सही बोला आपने। सर इधर से रेजोनेंस हुआ, ये सिंगल बना। हाँ ये सिंगल बना। ओके सर। सर इधर से रेजोनेंस होगा तो ये सिंगल बना। हाँ, अरे इधर से करिए इधर से करिए तो सिंगल बनता ही है। पर क्या ये हर बार सिंगल बनता है क्या? नहीं सर, हर बार नहीं। ये रेजोनेंस करेगा तो सिंगल बनेगा, वरना ये करेगा तो चुप हो जाता है। तो कहने से बी ज्यादा सिंगल होता है, बी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ए से। तो रेजोनेंस हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, ये सब सिंगल को डबल करते हैं और डबल को सिंगल करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करता है देख तो, अगर ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन मालूम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन करता क्या है, ये सिंगल बॉन्ड को डबल और डबल बॉन्ड को सिंगल। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन एक ही काम करते हैं, जहां डबल है उसको सिंगल कर देते हैं, जहां सिंगल है उसको डबल कर देते हैं।
और बेटा सिंगल डबल ऐसे एक्सचेंज हो जाए तो बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ता है। तो यस, क्या बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा किया जाता है? एक सवाल और ले लूं मैं, ज्यादा और इसके बाद बंद कर दूंगा ये बातें। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, स्टक हो जाएंगे नहीं तो हम यहाँ पे। चलिए एक और इसको कंपेयर कर ले। सो आई हैव ए बी सी एंड डी, और आपसे पूछा जाए सी ओ का बॉन्ड लेंथ। सी ओ की बॉन्ड लेंथ क्या, ऑर्डर पूछा है आपसे कि सबसे लंबा सी ओ लेंथ किसका है, फिर कम फिर कम फिर कम। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सी ओ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर? C D B A, C D B A, yes, it is a correct answer given by Mayank. मयंक द्वारा दिया गया करेक्ट आंसर है। किसी को डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। C D B A is the correct CO bond length order. Any doubt to anyone? नहीं तो मैं आगे जा रहा हूं। किसी को कोई डाउट है इसमें? कम ऑन, फास्ट फास्ट। नहीं 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 है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, क्लियर है? ओके, सो नो डाउट, वेरी नाइस। तो हम अब थोड़ा टॉपिक बंद करें। होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, कार्बिन, नाइट्रीन, हेल्पर्स, then inductive plus I minus I, acidity, basicity, C plus C minus C dot, stability discussions with resonance, conjugation, resonating structure के contribution के 4 rules with sequence, don't change the sequence otherwise everything gets खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर प्लस M माइनस M, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, EDG, EWG, acidity, basicity, SIR, SIP, KB order, PKB order, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन, HOC, HOH, अल्काइल ग्रुप OP डायरेक्टिंग है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, हकल रूल, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, स्टेबिलिटी, बॉन्ड, आई थिंक छूटा क्या नहीं, अभी छूटा क्या तो बहुत सी कीन पॉइंट्स है, थोड़े थोड़े से नहीं समझ, REB समझ नहीं आया। REB क्या होता है? REB मुझे भी नहीं मालूम। व्हाट इज REB? I don't know what is REB. एनर्जी बैरियर, रोटेशनल, अच्छा REB, अच्छा ऐसा रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ओके। घुमाने में बाधा, डबल बॉन्ड को घुमा नहीं सकते हो आप, सिंगल बॉन्ड को घुमा सकते हो। तो जिसको घुमा सकते हो उसमें बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है, और जिसको नहीं घुमा पाते हो उसमें बैरियर है, रुकावट है बहुत। क्लियर है? REB किसने पूछा था? यस, गर्व नहीं पूछा था क्या? तू नहीं पूछा था? क्लियर है हमको? ओके नाइस, ओके ठीक है। चलिए, तो हमारा एक GOC का मेजर पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ बंद करें हम। और एक्चुअली इसके बाद का जो हमारा डिस्कशन है कॉपी में 11th में, वो C डॉट पे है, C प्लस पे है, C माइनस पे है, कार्बीन है, नाइट्रीन है और बेंजाइन है, ये चीजें हैं। बेंजाइन मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पूरे 12th क्लास में एक ही रिएक्शन पढ़ना है, पूरे 12th में एक ही रिएक्शन, और जब आएगी मैं बता दूंगा। तो ओके, आएगा तब बताऊंगा। मैं 11th में बता चुका हूं, मैं अभी रिवीजन टर्न पे नहीं, उसकी चिंता करने की तुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? व्हाट इज बेंजाइन? चल मैं एक लाइन बता दूं तेरे को सिर्फ। बेंजीन के H हटा के यहाँ एक और ट्रिपल बॉन्ड लगाए, दिस इज बेंजाइन, दिस इज बेंजाइन। क्या बेंजाइन एरोमेटिक है? हाँ, 2 2 4 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है ये हिलता नहीं है, तो दिस इज बेंजाइन विच इज एरोमेटिक। और क्या ये स्टेबल है? तो हाँ, नहीं सर, ये एरोमेटिक, इकलौता एरोमेटिक है जो स्टेबल कभी नहीं हो सकता। उसका कारण कि ये पाई बॉन्ड है जो 6 मेंबर की रिंग में बना है, जो पॉसिबल ही ये हो ही नहीं सकता सर, गलत है सब।
तो जैसे ही बनेगा टूट जाएगा ये, जैसे ही पाई बॉन्ड जैसे ही बनता है टूट जाता है। तो बेंजाइन इज वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब बिल्कुल ही पलक झपकने से पहले ही टूट जाए, ऐसा वो लॉजिक है। तो बस ठीक है, ज्यादा चर्चाएं उसकी हमने 11th में भी नहीं की हुई है। कार्बिन नाइट्रीन की भी चर्चा मैंने शायद अभी रिवीजन में एक एक लाइन बताया क्या अबाउट कार्बिन नाइट्रीन? क्या कार्बिन नाइट्रीन का रिवीजन करते समय एक एक लाइन बताई है कि नहीं? बता दी है, बता दिए कार्बिन किसे कहते हैं, नाइट्रीन किसे। ओके ओके, तो बस उतना ही डिस्कशन, और ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है हमको, कोई जरूरत नहीं है। सर सी माइनस का, नो सी माइनस का भी मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, कोई जरूरत भी नहीं है हमको। जैसे जैसे 12th क्लास में वो बनता जाएगा, बात होती जाएगी सब कुछ। तो सिर्फ हमको जो डिस्कशन है वो ये है सी डॉट और सी प्लस। हाँ, आई वॉन्ट टू डिस्कस दीज टू, थोड़ा सा मैं चर्चा में डालना चाहता हूँ। वैसे तो ये जो सी डॉट और सी प्लस है, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करेंगे 12th का, हमारा पूरा 12th इन दोनों पर चलता है, मैक्सिमम 12th इन दोनों पे चलता है। और इन दोनों में भी जो बहुत ही नंबर 1 है वो ये है, पूरा 12th का जो रिएक्ट, 12th तेरे को मालूम है ऑर्गेनिक मतलब, 12th मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक 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 ही चलता है। जैसा 11th फिजिकल होता है वैसा 12th में सिर्फ ऑर्गेनिक होता है। रिएक्शंस रिएक्शंस एंड ओनली रिएक्शंस, और वो जितनी भी रिएक्शन चलती है उनका मेजर हिस्सा सी डॉट और सी प्लस का है, और उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान सी प्लस का है। तो हमारे ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और स्पेशल हमारा सी प्लस में जो शिफ्ट है, जिसको हम रीअरेंजमेंट 1-2 शिफ्ट बोलते हैं, वो तो पूरा हार्ट्रॉप लॉजिक है 12th। ये आता है 11th का, मतलब पूरा 12th चलता है। और अगर ये नहीं तो 12th पूरा बिगड़ने लगता है। इफ यू डोंट नो द 1-2 शिफ्ट, डोंट नो द सी प्लस रीअरेंजमेंट, पूरा बिगड़ जाता है ऑर्गन, बेकार हो जाता है, मजा ही नहीं आता, सही नहीं चलता। सी डॉट, वैसे तो सी डॉट में ऐसा इतना आउटस्टैंडिंग है, पर फिर भी सी डॉट में कॉम्बिनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन नाम शायद आपने सुने हो कभी। दैट्स वेरी वेरी मच आई एम फील। पर ये जो है ना 1-2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट, वो तो जान है बेटा पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस की। और इसीलिए 11th क्लास में पढ़ाते समय बोलते अच्छे पढ़ रहे, सी प्लस शिफ्ट अच्छा पढ़, बिगाड़ मत। याद आ रहा है? हर टीचर, जो आप टीचर से पढ़ते हो, कोई भी टीचर हो एलएन का, जब भी वो पढ़ाएगा तो बोलेगा कि सी प्लस शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट को अच्छा पढ़ना, सी प्लस में सब कुछ भूल जा चलेगा, पर सी प्लस शिफ्ट वाली बात कभी मत भूलना, क्योंकि अगर ये है तो रिएक्शन सही है, वरना सब गलत हो जाएगा। तो हमारी इच्छा ये है ना? वेरी नाइस, सभी ने हाँ बोला है कि यस सर, हमको बोला है, यस डेफिनेटली हर टीचर बोलेगा। मैंने कहा ना, मैंने आपको पढ़ाया है, किसी और ने पढ़ाया है, कोई भी पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, जब भी वो पढ़ाएगा आपको ये जरूर बोलेगा, इट इज वेरी मच हाईलाइटेड पार्ट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट इज द हाईलाइटेड पार्ट। चलिए अब सर पहले सी डॉट सी प्लस में आप जो बताना चाह रहे हो, मैं तेरे को कुछ की पॉइंट्स सी डॉट के बता दूं, और अगला लेक्चर जो होगा हमारा, मैं सी प्लस के शिफ्टिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। कोशिश करेंगे हम उसको फटाफट खत्म कर दें, और अगले लेक्चर में आइसोमेरिज्म 1 मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो डिस्कस करें हम। मैं देख लूंगा एक बार उस हमको करना है कि नहीं, आइसोमेरिज्म शेड्यूलिंग में है क्या, 1 डिस्कस करने का है क्या, भूल गया मैं। जीओसी डिस्कशन का था कि जीओसी करना है। अरे यार, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्यों रिवाइज करवाते हैं बच्चों से, चलो ठीक है जाने दो। तो कोशिश करेंगे हम ये सी प्लस के शिफ्टिंग को फिनिश अप कर ले जल्दी से, और हम आ जाए हमारे टॉपिक पर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशन। और एक बार वो कॉन्फॉर्मेशन खत्म, फिर हम हमारा ऑप्टिकल 12th शुरू करेंगे, फिर 12th शुरू करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक सी डॉट, विल वी हैव टाइम? वी हैव 5 मिनट्स, हमारे पास 5 मिनट्स है।
तो इस 5 मिनट्स में मैं तेरे को सिर्फ एक लॉजिक बताता हूँ। क्या मैंने आपको हेल्पर शब्द बता दिया था? क्या ये बात हो चुकी थी कि जब जब हेल्पर आते हैं, यस सबने बोला होता है, हेल्पर आए तो होमोलिटिक फिशन मतलब फ्री रेडिकल, और जहां हेल्पर नहीं है वहां हिट्रोलिटिक फिशन, और हिट्रोलिटिक मतलब कैटायन और एनायन बनेंगे। तो ठीक है, ये हमको आता है सर होल हेल्पर क्या है। आप तो एक बात कीजिए सर कि चलो मान लो कि आपके पास एक फ्री रेडिकल आ चुका है, कि ये मान ले ये बन चुका है फ्री रेडिकल। अब हमारा दिमाग ये दौड़ाना है कि सर किसी भी रिएक्शन में अगर फ्री रेडिकल बनते जाए, हजारों बन रहे फ्री रेडिकल, तो इनका चॉइस क्या है, ये सबसे पहले क्या करना चाहते हैं। तो हर फ्री रेडिकल का चॉइस है वेरी एवरी फ्री रेडिकल हैव फर्स्ट चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कि ऐसे दो फ्री रेडिकल जब एक दूसरे के पास में आएंगे और टकराएंगे, हजारों फ्री रेडिकल है, घूमते 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 टकरा सी डॉट टक्कर हो जाए तो अपना एक एक डॉट शेयर कर लेंगे। शेयर मतलब बॉन्ड, और क्या अगर डॉट शेयर कर लिया तो दो रेडिकल कंबाइन हो गए। दिस इज द फर्स्ट चॉइस। हर रेडिकल चाहता है, हर रेडिकल पहली चॉइस चाहता है कि वो उसी के जैसे रेडिकल से या रेडिकल से जुड़कर कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट बना ले। डॉट हट जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी फ्री रेडिकल। ठीक है, पर हमने एक बात सीखी है कि सर और क्या चॉइस हो सकती है फ्री रेडिकल के अलावा। तो सोचो, सॉरी कॉम्बिनेशन के अलावा। तो ध्यान से सुनो, वेरी नाइस प्रियांशु। डिसप्रपोर्शनेशन सुन ले एक बार फिर से बेटा, कि सर ये जरूरी है क्या कि ये डॉट कार्बन और ये डॉट कार्बन टकराए। ये भी तो हो सकता है कि ये डॉट कार्बन ये बगैर डॉट वाले से टक्कर कर ले, क्योंकि हिलते हिलते कहीं भी टकरा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो देखो सर, इस पे डॉट नहीं है ना, तो शेयर नहीं हो पाएंगे। इससे टकराया तो शेयर हो जाएंगे, बॉन्ड का बॉन्ड बन जाएगा। पर ये डॉट इससे टकराया तो तुम जानते हैं डॉट मतलब रेडिकल, रेडिकल मतलब हेल्पर, और हेल्पर अगर बॉन्ड से टकराया तो होमोलिटिक फिशन, ये बॉन्ड होमोलिटिक टूटेगा, एच डॉट सी डॉट बन जाएगा। और क्या यहाँ का सी डॉट और यहाँ का सी डॉट इंट्रामोलिकुलर शेयर हो जाएंगे, ये दोनों डबल बॉन्ड बन जाएंगे, और यहाँ का जो ये एच डॉट है ये इसको मिल जाएगा। तो ऐसे भी चॉइस हो सकता है जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। तो जब भी फ्री रेडिकल बनते हैं तो उनकी दो चॉइस सोचना, कॉम्बिनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन। और हमेशा मेजर प्रोडक्ट जो जवाब देना, ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट ही जवाब दिया जाता है। वो पूछा ऑर्गेनिक वाले ने कि बता रहे क्या आंसर दूं, तो आंसर क्या देना, आंसर शुड बी कॉम्बिनेशन का जवाब देना है। डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स आर माइनर प्रोडक्ट्स, कॉम्बिनेशन ही जवाब देना है। परंतु 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 सर एक स्टार पॉइंट है यहाँ, कि सर अगर ये कार्बन जिसपे डॉट है, ये कार्बन जिसपे डॉट है वो 3 डिग्री का दिख रहा होगा आपको, 3 डिग्री का है। तो सर अगर कार्बन रेडिकल 3 डिग्री का हो तो सर 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन कॉम्बाइन नहीं हो सकते ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 डिग्री का रूल है ना, सिर्फ 3 डिग्री पर डॉट हो, 3 डिग्री पर डॉट हो कंबाइन, नो कॉम्बिनेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सर यहाँ कॉम्बिनेशन जवाब ना होकर डिसप्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनते हैं डिसप्रपोर्शनेशन? सर ये डॉट इससे टकराएगा, क्या करेगा, इसका एच खींच के अपने पास और इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये आया डिसप्रपोर्शनेशन। तो डॉट कहीं भी बने 12th क्लास में, जहां जहां डॉट बनेंगे तुरंत जवाब दोगे सर डॉट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का। पर सर डॉट 3 डिग्री पर आया दिखा, सर मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, मेजर प्रोडक्ट डिसप्रपोर्शनेशन का ले लो। ये शुरुआत अल्केन की शुरुआत होगी ना, मतलब हाइड्रोकार्बन की, तब से शुरू हो जाएगा ये सारी बातें। तो ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि रेडिकल के दो चॉइस, कॉम्बिनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन। कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट, but if the carbon is of 3 degree, so disproportionation is considered as the major product. अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसकी एक दो बातें और शेयर करना चाहता हूँ रेडिकल्स की, वो खत्म करूं एंड आई विल देन स्टार्ट विद द सी प्लस शिफ्ट। मैं डायरेक्ट सी प्लस के शिफ्टिंग पे ही चला जाऊंगा और सिर्फ शिफ्टिंग सिखा के आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी सी प्लस में कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा है। आई विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स 1-2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट ऑफ सी प्लस, सीधा वहीं पे जाके, विच इज द हार्ट ऑफ रिएक्शंस। सो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।
थैंक यू बेटा। मयंक थोड़ा कोशिश कर बेटा अपने तरफ से पढ़ने की, मैंने तेरे को पहले भी बोला है बात, है ना। तूने बोला 3 डिग्री कॉम्बिनेशन, अरे पहली बात तो ये मेरे को बताना ही नहीं था, डिस्प्रपोर्शन वगैरह बतानी ही नहीं, सीधे बोल देना है डॉट है, कॉम्बिनेशन करके आंसर ले आओ, खत्म। जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर एडवांस में, हाँ एडवांस में आते हैं क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, पर प्यारे रिवीजन करते समय अगर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे तो रिवीजन नहीं होगा। मैं तेरे को मैंने कई बार बोला, तू मुझसे डाउट भी फोन करके पूछता है, व्हाट्सएप पे भी पूछता है, तब भी मैं तेरे को ये समझाता हूँ कि हर एक पॉइंट तेरे को समझाना बहुत कठिन है। या तो फिर हम पूरा पढ़ते जाए बेटा, है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़, एक एक स्टेप पढ़, और फिर एक एक स्टेप पढ़ के तू मुझे बता कि सर मैं ये पढ़ रहा था एंड आई हैव अ क्वेरी इन दिस कंसेप्ट, देन आई एक्सप्लेन कि हाँ चल तूने ये पढ़ाना, यहाँ गलती हुई, ये सही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैं तेरे को बताते जाता हूँ। पर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरा समझाऊं, पूरी बात को समझाऊं। हाँ सर पूरा ही पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, हाँ ठीक है, पूरा पढ़ा है, तो जो डाउट है। अब तूने डांसिंग रेजोनेंस बोला, अब डांसिंग रेजोनेंस तूने ही पूछा था शायद मुझे, मॉड्यूल नहीं, अब देख मॉड्यूल तो मैंने बोला ना, अब छोड़ो बात। ओके टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।